नमस्कार। किरण की कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ या फिर बोझ। चलो, आज महीना पूरा हुआ, जान छूटेगी। सुनो, कल आपने फ़ोन तो कर दिया था ना देवर जी को कि माँ जी को यहाँ से ले जाए। मैं एक बार देवरानी को फ़ोन कर देती हूँ। थोड़ी परेशान सी कंचन अपनी देवरानी पूनम से कहती है, क्या पूनम, महेश ने देवर जी को कल ही फ़ोन कर दिया था कि आकर के माँ जी को ले जाएं। पूरा दिन निकल गया, लेने के लिए नहीं आए। ऐसा भी कभी होता है क्या? पिछले महीने जब माँ जी को मेरे पास आना था तो मैंने महेश को सुबह 8 बजे ही तुम्हारे पास लेने के लिए भेज दिया था। अरे दीदी, गुस्सा क्यों करती हो? वह तो माँ जी को लेने के लिए आ ही रहे थे, लेकिन अचानक से बच्चों के स्कूल से फ़ोन आ गया कि पेरेंट्स मीटिंग है, इसलिए उधर जाना है। आज नहीं तो कल माँ जी को ले जाएंगे। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तो अब तो तुम्हारे स्कूल की मीटिंग खत्म हो गई होगी। देवर जी को कहो आकर के माँ जी को लेकर जाएं। और कौन सा हम अलग शहर में रहते हैं, दोनों एक ही तो शहर में है। आने जाने में कितना समय लगता है। मैं एक दिन भी माँ जी को अपने पास ज़्यादा नहीं रख सकती। अगर एक दिन ज़्यादा रखूँगी तो समझ लेना, जब 4 महीने बाद माँ जी का मेरे पास आने का समय होगा तो मैं एक दिन बाद ही बुलाऊँगी। मैं इनसे बात करके बताती हूँ, अगर टाइम होगा तो अभी माँ जी को लेने आ जाएंगे। बात करके बताने से तुम्हारा क्या मतलब है? देवर जी को बोलो अभी के अभी माँ जी को लेने आए। इसमें बात करने वाली कोई बात नहीं है। जब हम चारों भाइयों ने मिलकर बैठकर तय किया था कि 1 महीने के लिए माँ जी को अपने पास रखेंगे, तो फिर मैं उन्हें क्यों एक दिन अपने पास ज़्यादा रखूं? इतना कहकर कंचन फ़ोन काट देती है और अपनी दोनों बड़ी जेठानी को कॉन्फ्रेंस में कॉल करती हुई कहती है, देख रही हो दीदी, पूरा 1 महीना हो गया और वैसे भी यह महीना तो 31 दिनों का था। एक दिन मैंने माँ जी को वैसे भी ज़्यादा रख लिया। आज 1 तारीख को सुबह सुबह देवर जी को लेने आना था, लेकिन अभी तक माँ जी को लेने नहीं आए हैं। शाम के 7 बज गए, ऐसे भी कहीं होता है? फ़ोन पर दोनों जिठानी इसलिए चुप हैं क्योंकि इस महीने उन दोनों का नंबर तो नहीं। अरे कंचन, तू अपना देख ले क्या करना है, मुझे घर में बहुत काम है। दूसरे नंबर की जेठानी भी कहती है, हाँ हाँ कंचन, मेरे घर में भी आज गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए खाना बनाना है, मैं भी फ़ोन रखती हूँ। और दोनों जेठानियाँ फ़ोन को रख देती हैं। दरवाजे के बाहर बैठी हुई लता जी बहू की बातों को सुनकर दुखी हो जाती है कि कैसे आज उनके 4 बेटों और बहुओं ने उन्हें 1-1 महीने के लिए बांट लिया है। एक दिन भी अगर किसी बहू के इधर ज़्यादा रह लूँ तो उन्हें बोझ लगने लगती हूँ। तभी कंचन अपने कमरे से निकलती है और लता जी को दरवाजे के पास बैठा हुआ देखकर चिल्लाते हुए कहती है, तुम इधर मेरे दरवाजे के बाहर क्यों बैठी हो? लगता है चुप चुप कर मेरी बातें सुन रही थी। शर्म नहीं आती है अपनी बहू की चोरी छुपे बातें सुनते हुए? नहीं बहू, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी, मैं तो तुम्हारे पास किसी काम से आई थी। तुम फ़ोन पर बात कर रही थी तो उधर ज़मीन पर ही बैठकर तुम्हारे आने का इंतज़ार करने लगी। ऐसी भी क्या आफत आन पड़ी थी जो तुम अपने स्टोर रूम में बैठकर मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी? जब मैं फ़ोन पर बात कर लेती तब मुझे बता देती क्या काम था। अब बताओ किस काम के लिए आई थी? बहू, तुमने दोपहर में मुझे खाना नहीं दिया था और ना ही मेरे हिस्से का खाना बनाया था, लेकिन अभी तक सबसे छोटे वाला बेटा मुझे लेने के लिए नहीं आया है। पता नहीं वह आज आएगा भी या नहीं। कुछ तो खाने को दे दो, सुबह नाश्ता ही किया था, बहुत तेज़ भूख लगी है, पूरा दिन निकल गया है। तो क्या हो गया, पूरा दिन निकल गया? एक टाइम खाना नहीं खाओगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा? और तुम्हारे शरीर को देखकर तो लगता नहीं है कि तुमने खाना नहीं खाया। खूब हट्टी कट्टी तो लग रही हो। यह लो, तुम्हारे पोते के स्कूल टिफ़िन से आधा पराठा बच गया था, इसी को अचार से खा लो। और तुम्हारे लिए मैं कुछ अलग से बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अभी पूनम से फ़ोन पर बात हुई थी, घंटे भर में देवर जी लेने ही आते होंगे। अब उसी के घर में जाकर खाना खाना। लता जी टिफ़िन के बचे हुए आधे पराठे को अचार के साथ खाने लगती है। इधर कंचन अपना और बच्चों के लिए खाना तो बनाती है, लेकिन लता जी के लिए खाना नहीं बनाती। छोटे बेटे को आते आते रात के 8 बज गए। कंचन ने पहले से ही उनके सामान को एक झोले में भरकर रख दिया था। जैसे ही छोटा बेटा आया, लता जी को भेजकर कंचन ने एक लंबी सांस ली। चलो अच्छा है, बुढ़िया गई। अब 3 महीने तक आराम से पैर फैलाकर अपने कमरे में अपने घर में रहूंगी। बड़ी आशा के साथ लता जी अपने दूसरे नंबर की बहू पूनम के घर गई। उधर पूनम अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। शाम को लता जी जब अपने तीसरे नंबर के बेटे बहू के घर पहुंची तो बहू ने फॉर्मेलिटी के लिए एक कप चाय बनाकर उन्हें पकड़ा दी।
इसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत की और अपने 6 साल के बेटे को लेकर कहने लगी, माँ जी, मैं रिंकू को सुलाने जा रही हूँ, थोड़ी देर मेरे साथ खेलने दो, फिर सुला लेना। माँ जी ने कहा, माँ जी, अभी पूरे महीने तो मेरे पास ही रुकने वाली हो, तो मिल लेना अपने पोते से, ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी तक महीने तक कहीं जाने वाली हो क्या। लता जी को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि छोटी बहू ने भी उन्हें कुछ खाने को नहीं दिया था। बहू से कहा कि बहू, मुझे कुछ खाने को देती जाओ, बहुत तेज़ भूख लगी है। क्यों माँ जी, आप कंचन दीदी के इधर खाकर नहीं आई हो? मैं तो सोच रही थी आप उधर ही खाकर आई होंगी, इसलिए आपका खाना इधर नहीं बनाया। अगर आप इधर खाना खाने वाली थी तो एक बार फ़ोन करवा देती। हम लोगों ने तो खाना बनाकर खा लिया है और अब तो हमारे सोने का समय हो गया है। बहू की बात सुनकर लता जी शब्दबद्ध रह गई। आज उन्हें अपने 2 वक्त के खाने के लिए बेटे बहू के घर में 4 बार मांगना पड़ रहा है और फिर खाने को नहीं मिल रहा। लता जी का बेटे बहू के पास रहने का अनुभव बड़ा ही कड़वा था। बहू तो अपने बेटे को लेकर कमरे में सुलाने चली गई। बेटा भी अपने टीवी पर न्यूज़ देखने लगा। वह खुद ही रसोई में गई। खाने के लिए देखा तो सारे बर्तन धुलकर रखे हुए थे, कुछ भी खाने के लिए नहीं था। फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें थोड़ी सी चावल की खीर रखी हुई थी। लता जी खीर को खा लेती और हाल में बैठे हुए अपने बेटे से कहती हैं, बेटा, मुझे कौन से कमरे में सोना है। बेटा माँ का सामान लेकर ऊपर कमरे में ले जाता है। एक 10 बाय 10 का कमरा बना हुआ है, जिसमें पहले से ही इतना सामान अड़ा पड़ा है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। माँ, इसी कमरे में तुम्हें सोना है, आज से यह तुम्हारा कमरा है। कमरे की हालत देखकर लता जी कहती हैं, इस कमरे में मैं कहाँ सोऊंगी, इसमें तो पैर रखने तक की जगह नहीं है, कहाँ अपने बिस्तर लगाऊंगी। अरे माँ, इसी सामान को एक दूसरे के ऊपर रख दो, तुम्हारे लिए जगह हो जाएगी। अब इतना भी नहीं कर सकती, यह भी मैं करूँ। एक बड़े से बैग को बक्से के ऊपर रखते हुए बेटे ने कहा, यह लो, हो गई जगह, थोड़ी सी तुम कर लेना और यह दरी रखी है, इसको बिछा लेना। बेटा, ना तो इस कमरे में कोई खिड़की है और ना ही कोई पंखा लगा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कैसे सोऊंगी इस कमरे में। नीचे वाला एक कमरा खाली पड़ा है, उसमें पंखा भी लगा है, चलो मैं नीचे कमरे में सो जाऊंगी। लता जी की बात नीचे खड़ी हुई पूनम भी सुन लेती है और कहती है, नहीं माँ जी, वह कमरा तो मैंने आने जाने वालों मेहमानों के लिए खाली करके रखा है। अगर उस कमरे को तुम्हें दे दिया और बाद में कोई मेहमान आया तो उसे कहाँ रुकाऊंगी। और फिर तुम्हें 1-2 दिन तो रुकना नहीं, पूरे 1 महीने के लिए आई हो, तो ऊपर ही अपनी व्यवस्था करो। और रही बात पंखे की, तो कल एक टेबल फैन पड़ा है, उसे ठीक कराकर तुम्हारे कमरे में लगवा देंगे। बेटे बहू तो आराम से अपने एसी वाले कमरे में सो गए, लेकिन लता जी को पूरी रात नींद न आई। वह अपनी दरी उठाकर छत पर बिछा लेती हैं। छत पर थोड़ी गर्मी से राहत तो थी, लेकिन मच्छरों ने काट काट कर हाल बेहाल कर दिया था। सुबह 5 बजे नीचे आ गई। थोड़ी देर तक तो वह चुपचाप बैठी रही, उसके बाद बेटे को आवाज़ देने लगी। बेटा बहू आंखें मलते हुए कमरे से निकले और चिल्लाते हुए कहने लगे, यह क्या तरीका है माँ, सुबह की नींद खराब कर दी। पहले तो सीढ़ियों के दरवाजे खोलकर इतनी तेज़ आवाज़ कर दी, तभी हमारी आँख खुल गई थी। जैसे तैसे दोबारा से सोने की कोशिश की तो आवाज़ देकर हमें जगा दिया। आज तो जगा दिया, कल से 6 बजे से पहले नीचे मत आना, क्योंकि हम लोग 6 बजे ही जागते हैं। बेटा, गांव में तो मैं हमेशा 5 बजे ही जाग जाती थी, तो वही आदत अभी भी है। गांव में जागती होंगी, यह मेरा घर है, तो इधर तुम्हें मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। और फिर एक दिन के लिए तो तुम आई नहीं हो, पूरे महीने रहना है, तो अपने आप को बदल लो। बार बार बेटे बहू के मुंह से 1 महीने की बात सुनकर लता देवी बड़ी दुखी हो जाती हैं। ऐसे लगता है कि वह अपने बहू बेटे के घर में एक बोझ बनकर आई हो, जिसे वह एक एक दिन करके काट रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि उनके बहू बेटे का ही घर है। लता जी चुपचाप से अपने बेटों का व्यवहार देख रही है। सबसे छोटी बहू का व्यवहार तो वह पहले ही देख चुकी हैं, अब दूसरी बहू के इधर रह रही हैं और इधर भी कुछ ऐसा ही हाल है। एक दिन लता जी अपनी बहू से कहती हैं, बहू, बहुत दिनों से कढ़ी नहीं खाई, खाने का बहुत मन हो रहा है, तुम कहो तो मैं रसोई में ही बना देती हूँ। नहीं माँ जी, मेरे घर में कढ़ी कोई नहीं खाता है, ना तो मुझे पसंद है, ना ही तुम्हारे बेटे को। और रही पोते की बात, तो वह तो कढ़ी देखकर ही नाक मुँह सिकोड़ता है। इससे अच्छा है कि तुम हम लोगों के साथ छोले भटूरे खा लेना। बहू, छोले तो बहुत भारी होते हैं, उनसे मुझे पेट में गैस बनती है। कढ़ी नहीं बनानी तो कोई बात नहीं, तोरी या लौकी ही बना दो, मैं उसी से रोटी खा लूँगी। बहू उनकी एक बात नहीं सुनती और अपने हिसाब से घर में खाना बनाती है।
जब खाना खाने की बारी आती है तो देखती है कि बहू ने उनके लिए कुछ भी नहीं बनाया। अगर वह छोले खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लता जी अपनी थाली के छोले निकाल कर एक कटोरी में दूध लेकर आई तो बहू ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने किससे पूछकर यह दूध लिया है? तुम्हें पता भी है शहर में कितना महंगा दूध आता है, और दूध मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए मंगाती हूँ। दूध की कटोरी छीनकर बहू रसोई में वापस रख आती है। ना चाहते हुए भी लता जी को छोले भटूरे खाने पड़े। खा तो लिए, लेकिन जिस चीज़ का डर था वही हो गया, उनका पेट खराब हो गया। दूसरे दिन वह अपने बेटे से कहती हैं, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए दवाई ले आना। तो बहू चिढ़ते हुए कहती हैं, अगर तुम पहले से बीमार थी तो अपने छोटे बहू बेटे के इधर ही इलाज कराकर क्यों नहीं आई? अब इधर तो हम तुम्हें अपने पास रखें और तुम्हारा इलाज भी करवाएं। बहू की बात सुनकर लता जी की आंखों में आंसू आ गए कि अपने ही बहू बेटे के घर में वे एक गोली के लिए तरस गई हैं। बड़ी मुश्किल से लता जी का एक महीना अपने तीसरे नंबर के बहू बेटे के घर में कटता है। अगला महीना शुरू होने के 2 दिन पहले ही दूसरे नंबर के बेटे का फ़ोन आता है कि इस महीने मेरे पास माँ को मत भेजना, क्योंकि हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं। मेरी सबसे बड़े वाले भैया से बात हो गई है। भैया भाभी घर पर ही हैं, इसलिए माँ को अभी इस महीने उनके घर छोड़ देना। जब हम घूम के वापस आ जाएंगे तब अगले महीने हम अपने पास बुला लेंगे। जब सबसे बड़े वाले बेटे को इस बात का पता चलता है तो वह कहता है, अच्छा यह भी कोई बात होती है? इस महीने माँ तुम्हारे पास आने वाली थी तो मैं अपने पास कैसे बुला लूँ? और वैसे भी मेरे भी बच्चों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली है। नैना और बच्चे अपने मामा के घर जाने वाले हैं। मैं अभी माँ को अपने पास नहीं बुलाऊंगा। जिसकी बारी है वही माँ को अपने पास बुलाए। मैं 1 महीने पहले उन्हें क्यों बुलाऊं? ऐसा कहकर बेटा फ़ोन काट देता है। इधर चारों बहुओं में घमासान होने लगता है। सब एक दूसरे को फ़ोन करके कहने लगती हैं। जिस बहू के घर में लता जी थी वह घबराकर अपनी दोनों जिठानी को फ़ोन करती हैं। कहती हैं, मुझे नहीं पता था आप दोनों जल्दी से डिसाइड करोगी अब माँ जी किसके पास आएंगी, क्योंकि कल ही 1 तारीख है। भाई साहब को बोल देना आकर माँ जी को ले जाए। बहू बेटे का व्यवहार लता जी से छुपा नहीं था। बहू बेटे के ऐसे व्यवहार की वजह से वह बड़ी ही आहत थी। दुखी होकर कमरे में आकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अपने पति को याद करने लगी। आपको गए हुए अभी 3 महीने ही हुए हैं और मेरा क्या हाल हो गया है। बच्चों ने अपनी माँ को एक फुटबॉल बना दिया है, जिसमें ना तो भावनाएं हैं और ना ही दिल। लता जी अपनी पुरानी बातों को याद करने लगती हैं। 4 महीने पहले तक वह अपने गांव में कितने आनंद के साथ रह रही थी। कोई कमी नहीं थी। हालांकि उनका घर 2 कमरों का कच्चा घर बना हुआ था, लेकिन बहू बेटों के शहरों के मकान से भी बड़ा सुकून देने वाला था। गांव में लता जी के पति राम बाबू की ज़मीन थी। वह खेती बाड़ी खुद ही करते थे और खेती बाड़ी के पैसों से उन्होंने अपने चारों बेटों को पढ़ाया लिखाया। अपने समय पर दोनों पति पत्नी ने खूब मेहनत की, जिससे हमारे चारों बच्चों को गांव में रहकर खेती बाड़ी का काम ना करना पड़े, आराम से नौकरी करें, और उनकी मेहनत रंग लाई। 2 बेटे पुलिस में हो गए, एक बेटा बैंक में और एक बेटा स्कूल में अध्यापक था। चारों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। राम बाबू और लता जी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। धूमधाम से अपने चारों बेटों की शादियाँ की, घर में बहुएं आई। शादी होने के कुछ दिनों बाद अपने पति के साथ शहर को चली गई। गांव में दोनों पति पत्नी रह गए। एक बार राम बाबूजी ने लता जी से कहा, भागवान चलो अब तो हमारे बेटे शहर में रहते हैं, हम आराम से अपने बहू बेटे के पास शहर में ही रहेंगे। तो लता जी ने मना कर दिया कि अभी से हम बहू बेटों के पास जाकर क्या करेंगे, आराम से रहने दो। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हम दोनों गांव में ही रहते हैं, क्यों बहू बेटों को परेशान करना। लता जी मैं सोच रहा हूँ, घर पूरा कच्चा है, 1-2 कमरे पक्के बनवा लूँ, फिर हम आराम से पक्के घर में रहेंगे, तुम्हारे भी काम कम हो जाएंगे। इसके लिए लता जी तैयार हो जाती हैं। बहू बेटों को जब पता चला कि माँ और पिताजी गांव में घर बनवा रहे हैं तो गुस्सा होते हुए कहते हैं, अब गांव में फालतू के पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है, 2 कच्चे कमरे बने तो हैं, तुम दोनों के लिए पर्याप्त हैं, फालतू का खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राम बाबूजी को एक दिन दिल का दौरा पड़ता है और वह लता जी को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। राम बाबूजी के जाने के बाद उनके चारों बेटे बहुएं कुछ दिनों के लिए गांव आते हैं। 13वीं करने के बाद चारों बेटे आंगन में बैठकर बातचीत करते हैं कि गांव में पिताजी की जितनी भी ज़मीन है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि हम लोग तो गांव में खेती करने वाले नहीं हैं। चारों बहुएं भी इस बात पर हामी भर देती हैं। अब बात आती है लता जी की। हम गांव का घर और खेती तो बेच देंगे, फिर माँ किसके साथ रहेंगी। कहने को तो लता जी के 4 बेटे हैं,
लेकिन चारों बेटे आज आंगन में बैठकर यह चर्चा कर रहे हैं कि माँ को कौन रखेगा, माँ किसके साथ रहेंगी। लता जी चुपचाप से अपने बहू बेटों की वार्तालाप सुन रही हैं। तभी दूसरे नंबर के बेटा बहू कहते हैं, ऐसा करते हैं, हम एक एक महीने के लिए माँ को अपने पास रख लेंगे। वैसे भी हम 4 लोग हैं, जब एक बार रखेंगे तो 3 महीने बाद ही नंबर आएगा। सभी लोग इस बात पर सहमति दे देते हैं। लेकिन जब बेटे ज़मीन को बेचने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि पिताजी ने जाने से पहले ज़मीन माँ के नाम कर गए हैं। घर आते ही माँ पर बरसते हुए कहते हैं, माँ, पिताजी ने ज़मीन आपके नाम कब करवाई और हमें बताया भी नहीं। बेटा, मैंने तो मना किया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी ज़बरदस्ती कुछ दिन पहले ज़मीन मेरे नाम कर गए हैं। जिस बात को सुनकर चारों बेटे और बहुएं भड़क जाते हैं। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए सभी लोग यह डिसाइड करते हैं, अभी हमारे पास समय नहीं है, माँ को एक एक महीने के लिए अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद दिवाली पर आएंगे और माँ के नाम जो ज़मीन है उसको बेचकर हम चारों भाई आपस में बांट लेंगे। और सबसे पहले लता जी को उनके छोटे वाले बेटे बहू अपने साथ ले गए। अभी वह दूसरे नंबर के बेटे बहू के घर में हैं, जहाँ पर उनका एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा है। अपनी आंखों के बहते सैलाब को पहुँचकर लता जी सोचती हैं, अभी तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है और बेटे बहू के घर में अगर इस तरह से रहना पड़ा, यह तो नरक से कम नहीं है। हर तरह ना तो बहू समय से खाना देती है, ना ही कोई घर में मुझसे बात करता है। कोई मेरा दर्द पूछने नहीं आता कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है। अकेले कमरे में बैठी आंसू बहाती रहती हूँ, लेकिन बेटे बहू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी नीचे से बहू की आवाज़ आती है, अरे माँ जी, ऊपर ही बैठी रहोगी क्या? अपना सामान लेकर नीचे आ जाओ। लता जी अपना सामान लेकर नीचे आई तो देखा, नीचे तो उन्हें लेने कोई भी नहीं आया है। बहू, बड़ा बेटा तो अभी तक लेने नहीं आया, फिर मैं किसके साथ जाऊंगी? नहीं आए तो क्या, आपको मैं इधर से भेजने की व्यवस्था कर दूंगी। पूरा 1 महीना हो गया है, अब तो आपको उनके घर जाना ही पड़ेगा। कमरे में आपका बेटा तैयार हो रहा है, वह बड़े बेटे के घर में छोड़कर आएगा। बहू की बात सुनकर लता जी कुछ नहीं कहती, बस उनकी आंखों में आंसू आ गए। 4 बेटे बहुएं होते हुए भी आज उनकी क्या हालत हो गई है। जब बेटे पैदा हुए थे तो सभी लोग यही कहते थे कि बुढ़ापे पर तुम राज करोगी। क्या यही राज होते हैं? खैर, लता जी छोटे बेटे के साथ सबसे बड़े वाले बेटे के घर पहुंच गई तो बड़ी बहू मायके जाने की तैयारी कर रही थी। बच्चे भी तैयार होकर घूम रहे थे। पता तो उन्हें पहले से ही चल गया था कि देवर जी माँ जी को लेकर इधर आने वाले हैं। उन्होंने भी बाहर वाला कमरा उनके लिए साफ कर दिया था। बड़ी बहू रीना कहती हैं, माँ जी, तुम्हारे लिए बाहर वाला कमरा साफ कर दिया है, तुम्हें उसी में रहना है। लता जी अंदर पूरा घर देखती हैं, क्योंकि बड़ी बहू का घर बहुत बड़ा था, लेकिन ज़्यादातर कमरों में ताले पड़े हुए थे। बेटा, तुमने घर में ताले क्यों लगाए हैं? माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ तो घर में ताले लगाकर ही जाऊँगी। बहू, अब तो मैं इस घर में आ गई हूँ, पूरे घर को देखती रहूँगी। बहू कहती हैं, तो तुम्हारे लिए ही तो ताले लगाकर जा रही हूँ, मेरे पीठ पीछे पूरे घर में घूमती फिरोगी। बिमला जी अपमान का घूंट पीकर रह गई। थोड़ी देर बाद लता जी रसोई में गई तो रसोई का ज़्यादातर सामान ख़त्म था। थोड़े से चावल, आटा और दाल पड़ी हुई थी। बहू, रसोई में ज़्यादातर सामान तो ख़त्म हो गया है, मैं क्या बनाकर खाऊंगी? और फिर मायके तुम और बच्चे ही तो जा रहे हैं, बेटा और हम तो इधर ही रहेंगे। 2 लोगों का खाना तो बनेगा। माँ जी, इनको तो मैंने बोल दिया है, ऑफिस की कैंटीन में ही नाश्ता करेंगे और खाना खाएंगे। घर पर खाने की और बनाने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए थोड़े से चावल, आटा और दाल पड़ी हुई है। दाल रोटी और दाल चावल बनाकर खाती रहना। 10 दिनों की ही तो बात है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी, तभी रसोई का सामान खरीदूंगी। लता जी सोचने लगती हैं कि बेटों के पैदा होने पर जहाँ मैं इतराती थी कि मेरे 4 बेटे हैं, मुझे हाथों पे रखेंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे, लेकिन इधर तो 4 बेटे होने के बाद भी एक माँ उनके लिए भारी पड़ रही है। एक माँ को 2 वक्त का खाना खिलाने में बेटों के पसीने छूट रहे हैं, जबकि मैंने 4 बेटों को पाल लिया। नौकरी पैसा होते हुए भी बेटे एक बूढ़ी माँ को नहीं रख पा रहे हैं। अब बहुत हुआ, मैं यह सब कुछ सहन नहीं करूँगी। मैंने एक एक महीने 3 बेटों बहुओं के पास रहकर देख लिया, अब मुझे चौथे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सबका व्यवहार मुझे समझ में आ गया है, अब मैं बहू बेटों का अपमान सहकर नहीं रहूँगी। लता जी ने एक निर्णय लिया। सबसे बड़े वाले बेटे बहू के पास लता जी का 1 महीना बड़ी मुश्किल से कटता है और महीने के अंत में फिर से बहुएं आपस में फ़ोन करने लगती हैं और ऐसे लगता है कि उनकी सास नहीं, आफत आ रही हो। लेकिन लता जी अपने दूसरे नंबर के बेटे बहू के पास जाना नहीं चाहती है। माँ, आज तुम तैयार रहना, 1 महीना पूरा हो गया है, अब आपको दूसरे बेटे के घर जाना है। नहीं बेटा,
मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। क्यों क्यों नहीं जाओगी? जब हम सब ने तय किया है कि एक एक महीने सबके पास रहोगी तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या ज़रूरत है? लता जी बड़े ही सोच समझकर बेटे को जवाब देती है। अगर उन लोगों से अभी कुछ कहा तो गुस्सा करेंगे और फिर उन्होंने सोचा वह नहीं कर पाएंगी, इसलिए वह शांत होकर कहती हैं, बेटा मैं सोच रही हूँ, गांव का घर बहुत दिनों से खाली पड़ा है, दिवाली का समय भी आ रहा है, घर में और आंगन में बड़ी बड़ी घास हो गई होगी, जाकर घर की साफ सफाई कर लूँगी। फिर अगले महीने दिवाली पर तुम लोगों को भी तो आना है, तो घर साफ सुथरा रहेगा, रहने में आसानी होगी। इस बात के लिए सभी तैयार हो जाते हैं। अच्छा है, माँ को नहीं रखना पड़ेगा, गांव में जाकर रहेंगी। जल्दी से बेटा माँ को गांव छोड़ आता है। गांव में अपने कच्चे घर में जाकर लता जी एक सुकून की सांस लेती है और समझ में आ जाता है यही उनका असली घर है। इस एक महीने में लता जी बहुत बड़ा फैसला लेती हैं। गांव की ज़मीन जो उनके पति उनके नाम कर गए थे, उसी में से 5 बीघा ज़मीन को बेच देती हैं और उन पैसों से वह कच्चे कमरों को, सामने के आंगन में बहुत सारी जगह पड़ी है वहाँ पर वह अपने लिए 2 कमरे बनवाती हैं, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। गांव में लाइट की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए एक इन्वर्टर भी अपने लिए ख़रीद लिया। कमरे में एसी लगवा लिया, दूसरे कमरे में कूलर भी लगवा दिया। लता जी ने गांव में अपना ऐसा घर बनवाया कि उनके अकेले के लिए पर्याप्त था और बहू बेटों के घर से ज़्यादा अच्छा था। इन सारे कामों में पूरा 1 महीना कब निकल गया लता जी को पता ही नहीं चला। दिवाली के 4 दिन पहले ही बेटों का फ़ोन आया कि हम चारों भाई गांव आ रहे हैं, तुमने तो घर की साफ़ सफाई भी कर ली होगी, हमारे रहने का इंतज़ाम भी कर लेना, क्योंकि तुम्हें तो पता है गांव में बच्चों को एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है। अब तुम्हारी ज़मीन बेचने का काम करना है तो अगले हफ्ते भर का समय तो लगेगा ही दिवाली पर। वैसे भी हम सबकी छुट्टियां हैं तो पूरे हफ्ते की छुट्टियां लेकर गांव आ रहे हैं। लता जी कुछ नहीं कहती हैं। अगले ही दिन बेटे बहू गांव आ गए और गांव में जब उन्होंने पूरा एक पक्का पोर्शन बना हुआ देखा तो चिल्लाते हुए कहा, यह कमरा किसने बनवाया है और इतना सारा पैसा कहाँ से आया? अगर तुम्हारे पास इतना पैसा था तो हमें नहीं दे सकती थी क्या? गांव में फालतू का खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? लता जी कड़क आवाज़ में कहती हैं, मैंने 5 बीघा ज़मीन बेच दी और उसी के पैसों से अपने लिए यह घर बनवाया है और उसमें सारी सुख सुविधाएं लगवाई हैं। देख लो, मेरे घर में एसी से लेकर कूलर तक सारी चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है। क्या माँ, तुमने ज़मीन बेच दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़मीन बेचने की? क्यों बेटा, ज़मीन मेरे नाम थी और मुझे पक्के कमरे की ज़रूरत थी। मुझे अब उन कच्चे कमरों में नहीं रहा जाता, क्योंकि बरसात के समय में उनमें पानी टपकता है, इसलिए मैंने अपनी ज़मीन बेचकर अपने लिए यह छोटा सा घर बनवा लिया। तुम्हें इसमें क्यों तकलीफ़ हो रही है? तुम लोगों से तो पैसे नहीं लिए हैं। माँ, तुमने यह सही नहीं किया। चारों बहू बेटे लता जी पर भड़कने लगते हैं। लता जी साफ साफ शब्दों में कह देती हैं, तुम्हारे पिताजी ज़मीन मेरे नाम करके गए थे, ज़मीन मेरी है, मैंने बेच दी, तुम लोग इसमें मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। लता जी का मन कहीं ना कहीं बहू बेटों के व्यवहार से इस तरह से दुखी था कि याद आने पर वह उन्हें बार बार दर्द होता था। जब भी वह बहू बेटों के पास रहने के समय को याद कर लेती, उनकी आंखों आंसू से भर जाती। इसलिए गांव आकर उन्होंने सोच लिया था कि जब मेरे पति मेरे लिए ज़मीन करके गए हैं तो मैं क्यों ना अपना जीवन गांव में आराम से व्यतीत करूं। मेरे पति बहुत दूर की सोच रखने वाले थे, मेरे लिए बहुत अच्छा सोच कर गए हैं। उन्होंने मेरे बुढ़ापे के लिए इतना कुछ सोचा, तभी तो ज़मीन बुढ़ापे पर मेरे नाम कर गए और वह अपने कमरे में चली जाती है। पीछे बेटे अपना अपना सामान पक्के कमरों में रखने लगते हैं और कहते हैं, माँ, दूसरे कमरे में ताला क्यों लगाया हुआ है, इसको भी खोलो। लता जी कहती हैं, यह घर तुम लोगों के लिए नहीं बनवाया है, जाओ सामने कच्चे कमरे बने हुए हैं, उसी में जा कर के रहना। क्यों माँ, आप पक्के कमरों में रहोगी और मैं उन कच्चे कमरों में जाकर रहूँगा? क्या समझ के रखा है मुझे? लता जी कहती हैं, वही जो तुम सबने मुझे समझा था जब तुम्हारे घर में गई थी। तुमने भी तो मुझे स्टोर रूम में सोने के लिए दिया था, खुद एसी वाले कमरे में सो जाते थे और मुझे ऊपर का स्टोर रूम में मच्छर काटते थे, वह सोने के लिए देते थे। आज जब तुम लोग मेरे घर में आए हो तो मैं तुम लोगों को स्टोर रूम नहीं बल्कि कच्चे कमरे जो कि साफ़ सुथरे और जिसमें बैठने की और लेटने की जगह है वह दे रही हूँ। जाकर के अपना सामान उधर ही जमा लेना। अरे माँ, क्यों फालतू की बातें करने में लगी हुई हो? बड़े बेटे ने कहा, चलो कमरों में ना सही, दूसरे वाले कमरे का ताला लगा है, उसकी तो चाबी दे दो। नहीं बेटा, वह कमरा मैंने आने जाने वाले मेहमानों के लिए रखा है, तुम लोगों के लिए नहीं खोलूँगी। माँ के तेवर देखकर बहू बेटे दंग रह गए, लेकिन माँ की बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था,
क्योंकि उन लोगों ने भी अपने घर में माँ को इसी तरह से रखा था। अपनी छोटी सी पक्की रसोई से लता जी खाना बनाकर खाने लगी। साथ में अपने छोटे छोटे नाती पोतों को भी बुला लिया। बहू बेटे जब खाने के लिए उनके पास आए तो लता जी ने कहा, मैंने तो खाना सिर्फ अपने लिए बनाया था, तुम लोग अपना खाना देख लो। वैसे भी कच्चे वाले कमरे में एक तरफ चूल्हा बना हुआ है। अगर तुम में से किसी को चूल्हे पर खाना बनाना आता है तो अपने लिए खाना बना लो, मैं अपनी रसोई में तुम लोगों को खाना नहीं बनाने दूंगी। अब क्या करते, गांव में आए थे पिताजी की ज़मीन को बेचने के लिए, लेकिन इधर तो कुछ और ही हो गया। भूखे पेट तो सो नहीं सकते थे। माँ से बहुत मिन्नतें की, लेकिन लता जी ने अपनी रसोई में बहुओं को खाना नहीं बनाने दिया। जैसे तैसे उन सभी ने अपना पेट भरा, लेकिन लता जी ने उन्हें अपनी रसोई में खाना नहीं बनाने दिया। रात में मच्छरों ने काट कर चारों बहू बेटों का हाल बुरा हाल कर दिया। बहू बेटों को इस तरह से परेशान देखकर एक पल को लता जी को लगा कि वह अपने बहू बेटों के साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। उन्हें अपने बगल वाले कमरे में ही बुला लेते हैं, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें बेटे बहू का व्यवहार याद आ जाता है जो उन लोगों ने अपने घर में लता जी के साथ किया था। वह वापस से अपने कदम पीछे खींच लेती हैं। आसपास के लोगों को पता चलता है कि लता जी के चारों बहू बेटे आए हुए हैं तो वे उनसे आकर मिलने लगते हैं। कहते हैं, बहुत अच्छा किया जो तुम लोग आ गए, अब दिवाली करके ही जाना। त्योहार अपनी माँ के साथ ही किया करो, क्योंकि अब तुम्हारी माँ अकेली रह गई हैं। अब जब चार लोगों ने इस तरह से कहा, और वैसे भी वह सभी एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आए थे, वापसी के टिकट भी करा के आए थे, इतनी जल्दी वापस नहीं जा सकते थे। तत्काल में भी टिकट कराने की कोशिश की तो गर्मियों की छुट्टी की वजह से टिकट नहीं मिला। मन मार के उन सभी को घर में रुकना पड़ा। लता जी को सुबह 5 बजे ही उठने की आदत है। वह सुबह 5 बजे उठ गई और अपने भगवान की पूजा अर्चना करने लगी। पूजा करने के बाद उन्होंने शंख बजाया, जिसकी आवाज़ से बहू बेटे सभी जाग गए और चिल्लाते हुए आंगन में आए। क्या माँ, बड़ी मुश्किल से तो नींद आई और तुमने शंख बजाकर जगा दिया। इतनी सुबह सुबह शंख कौन बजाता है? लता जी कड़क आवाज़ में बेटों से कहती हैं, यह तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। जब तुम्हारे घर में मैं 5 बजे उठी थी तो तुमने मुझे 5 बजे उठने से मना कर दिया था, लेकिन मेरे घर में मैं मेरे हिसाब से उठूंगी और मेरे घर में तुम लोगों को भी मेरे हिसाब से ही उठना पड़ेगा। लता जी की बात सुनकर बेटे चुप हो गए, क्योंकि उनके पास माँ की बात का कोई जवाब नहीं था। सुबह होते ही लता जी तैयार होकर बाजार जाने लगी तो बेटों ने पूछा, माँ कहाँ जा रही हो और तुमने कमरों में ताला क्यों लगा दिया? ताला लगाकर जाने की क्या ज़रूरत है? हम कोई चोर नहीं जो तुम्हारे घर में चोरी कर लेंगे, और फिर यह घर मेरा भी तो है। क्यों बेटा, मेरा घर तुम्हारा है और तुम्हारा घर मेरा नहीं है। जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो तुम्हारी पत्नी भी तो सारे कमरों में ताला डालकर अपने मायके गई थी। तब तो तुम्हें नहीं लगा कि मेरा घर माँ का घर भी हो सकता है? लता जी अपने बेटों को चुन चुन कर सबक सिखा रही थी, क्योंकि इन 3 महीनों में बहू बेटों ने उन्हें एक एक रोटी, एक एक कपड़े के लिए तरसा दिया था। खून के आंसू रोई थी वह अपने बहू बेटों के घर में। बहू बेटों के घर में होते हुए भी उन्होंने जितना अकेलापन महसूस किया था उतना कभी नहीं किया था। न तो कोई उनसे बात करता था, ना ही उनकी कोई बात सुनता था। बाजार से आने के बाद लता जी बेटों बहुओं को अपना सारा सामान दिखाते हुए कहती है, यह देखो, पूरे 3,000 की साड़ी अपने लिए खरीद कर लाई हूँ। 3,000 सुनकर बेटे भड़कते हुए कहते हैं, माँ इतनी महंगी साड़ी लाई हो? बुढ़ापे में इतनी महंगी साड़ी पहनकर तुम्हें क्या करना है? पूरी ज़िंदगी तो इतने महंगे कभी कपड़े नहीं पहने जो अब खरीद कर लाई हो। शर्म नहीं आती है फालतू के पैसे बर्बाद करते हुए? लता जी बेटे के गाल पर एक थप्पड़ लगाते हुए कहती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ को एक साड़ी के लिए मना करते हुए? अपने लिए लाखों खर्च लोगे, लेकिन मेरे लिए एक साड़ी लाने के लिए तुमने साफ साफ इनकार कर दिया था। भला हो मेरे पति का जो दूर की सोचकर मेरे नाम जमीन कर गए हैं। कम से कम बुढ़ापे पर आराम से रहूँगी और मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे हाथ में पैसे होंगे तो आराम से रहूँगी। उन पैसों के दम पर मैंने सारी सुख सुविधाएं समेट ली और ज़रूरत पड़ी तो किसी को भी पैसे देकर अपनी सेवा करा लूँगी। माँ की बातें सुनकर बेटे बहुओं के होश उड़ गए, क्योंकि 2 दिन से वह अपनी माँ का जो बदला हुआ व्यवहार देख रहे थे वही उनके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उन्हें समझ में आ जाता है कि माँ से लड़ने में नहीं बल्कि मिलकर चलने में भलाई है। माफ़ी मांगते हुए सभी कहने लगते हैं, माँ माफ़ कर दो, हमारे साथ शहर चलो। अब हम तुम्हें शहर में बहुत अच्छे से रखेंगे, तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। अब शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। मुझे शहर जाने की क्या आवश्यकता है? मैंने शहर को ही गांव में बुला लिया है। बताओ मेरे घर में क्या कमी है?
और अगर तुम लोगों के मन में मेरी सेवा करने का इतना ही भाव है तो जो भी बहू बेटा मेरे पास आकर 10-15 दिन भी रहेगा, उसे मैं अपनी ज़मीन से जो पैसे आते हैं उसमें से थोड़ी बहुत मदद करती रहूँगी, लेकिन सारे पैसे किसी को नहीं दूंगी। अब यह हाल हो गया है कि हर महीने में कोई ना कोई बेटा अपने बच्चे और पत्नी को लेकर माँ के पास गांव आया करता, उनको खाना बनाकर खिलाकर उनकी सेवा करता और उसके बदले में लता जी उनकी खेती के पास से जो पैसे आते उसमें से थोड़ी बहुत मदद उनकी कर देती। इस तरह लता जी ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। तो दोस्तों, आपको लता जी का फैसला कैसा लगा, कृपया करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।